सीजीएल 2022 जेएसओ का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। 4 मार्च 2023 को ये क्वेश्चन पेपर हुआ था। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके हैं एंड टुडे वी विल सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 टू 50। सो ये इससे पहले ये हमारा कोर्स है जिसमें पीडीएफ, वीडियोस, टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार किया हुआ है। आप चाहें तो ये कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। So question number 31 है if m individuals receive the same rank, then the correction factor required to be added in the calculation of Spearman's rank correlation is. So जो correction factor जो होता है, correction factor वो rank correlation होता है, that is the direct formula, that is m into summation of m into m square minus 1 होता है। तो जो रिक्वायर्ड होता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए सेम रैंक के साथ, तो वो जो करेक्शन फैक्टर होता है वो इसके साथ अपॉन में 12 आ जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हैं। इसका जो डेरिवेशन है, कैलकुलेशन इज बिट ट्रिकी। सो विद दिस कॉन्सेप्ट अगर आपको ये चीज पता होगी तो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, फॉर 3 रैंडम वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3 आपको पेयर वाइज कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया है, जहां पर r12, r13, r23 तीनों ही की वैल्यू r है। तो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट r1.23 का स्क्वायर पूछा है। r1.23 का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, स्क्वायर तो इजीली वे में कैलकुलेट हो ही जाएगा। तो वो होता है आपका r12 का स्क्वायर प्लस r13 का स्क्वायर माइनस 2 r12, r13 एंड r23 अपॉन 1 माइनस r23 का स्क्वायर। ओके, सो अंडर रूट तो हट ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लूंगी तो लेके मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ स्क्वायर करूंगी तो अंडर रूट हट जाएगा। सभी की वैल्यू r है, तो ये r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा माइनस 2r इंटू r, तो 2r क्यूब अपॉन 1 माइनस r क्यूब। तो 2r स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ये 2r स्क्वायर माइनस 2r क्यूब अपॉन 1 माइनस r क्यूब। तो ये 2r स्क्वायर ऊपर कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1 माइनस r, और नीचे जो है ये सॉरी स्क्वायर है, क्यूब लिख दिया मैंने। सो 1 माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी यानी 1 प्लस आर और 1 माइनस आर हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा दिस 2r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, फॉर्मूला बेस्ड था। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर 33। So it's a very easy question, direct straightforward question है। 7th decile is, so 7th decile 10 में से जो 7th है 100 में से वो क्या होता है 70th परसेंटाइल। सो परसेंटाइल के केस में वो थर्ड ऑप्शन 70th परसेंटाइल होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लेट x हैव द पीडीएफ fx दिया हुआ है। तो ये प्रोबेबिलिटी रेंज के लिए हमें कैलकुलेट करना है। सो टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर दिस रेंज यूजिंग द गिवन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सो हमें क्या करना होगा, वी नीड टू इंटीग्रेट द पीडीएफ ओवर द स्पेसिफाइड रेंज। सो ये रेंज को हम डायरेक्टली हम नहीं इस फंक्शन के लिए यूज कर सकते, क्योंकि इसकी दो रेंज होंगी 0 to 1 एंड 1 to 2। तो इसके लिए जो फंक्शन fx आएगा वो आएगा हमारा 1 माइनस 1 प्लस x आएगा, क्योंकि यहाँ पर x 1 से छोटा है। और यहाँ पर जो हमारा फंक्शन आएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x, क्योंकि यहाँ पर x 1 से बड़ा है। सो अभी हमें इस फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी रेंज के लिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1/3 to 4/3 f of x dx। ओके, तो इसकी जो रेंज होगी इसके लिए क्या हो जाएगी, x f dx मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। इसकी जो लिमिट होगी वो होगी 1/3 से 1। ओके, प्लस जो 2 माइनस एक्स होगा उसकी जो लिमिट, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 का आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। इसका जो लिमिट होगा वो होगा 1 से लेके 4/3। ओके, आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 1/3 होता है 0 पॉइंट समथिंग, तो इसलिए ये 1 तक आया है, और ये होता है 1 पॉइंट समथिंग, इसलिए 1 से 4/3 आया है। तो आप वैल्यूज रख के देख लीजिए। जब आप ये वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/18। ओके,
और यहाँ पे जब आप रखोगे तो हो जाएगा 8/3 माइनस 16, तो ये 16/18 होगा, जिसको हम 8/9 भी लिख सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस आएगा -2, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपका आंसर आएगा 13/18। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो भी, उसमें भी आपका कैलकुलेशन अच्छा खासा है। सो इसमें है आपका कि लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट वेरिएबल, वैल्यूज दिया हुआ है आपका -3, -2, -1 एंड 0, उनका साथ में प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है, तो वेरिएंस पूछा है। तो पहले भी मैंने बताया है, नोट्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है, आपको वेरिएंस जो होता है वो होता है ई ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, या फिर जिसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। ओके, और जो मीन होता है हमारा, मीन होता है, इसको आप म्यू लिख लेते हो इक्वल्स टू, इसको आप ई ऑफ एक्स भी लिख लेते हो, दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। ये दोनों फॉर्मूलाज पहले भी कई बार यूज हो चुके हैं। सो उसके हिसाब से अभी आपको ये फॉर्मूला पता हो गया, वेरिएंस कैलकुलेट यानी ये कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से पी एक्स मेरे पास है, एक्स की वैल्यू है, तो आई नीड टू कैलकुलेट म्यू, और म्यू किससे होगा, एक्स इंटू पी एक्स से। तो आप टेबल बना लेंगे, एक्स का -3, -2, -1, 0, एंड पी एक्स आई क्या है आपका 1/3, 1/4, 1/12 एंड 1/3। ओके, सो x इंटू एक्स आई इंटू पी एक्स आई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -1/12, और ये हो जाएगा 0। ओके, सो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 -1/2 -1/12, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -19/12। आपका क्या आ गया, आपका ये वैल्यू मीन आ गया, ई एक्स आ गया। अभी आपको ये मीन आ गया, तो ये कैलकुलेट करना होगा, x माइनस म्यू कैलकुलेट करना होगा। तो x माइनस म्यू आप करते चले गए, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ये x क्या है -3 माइनस म्यू कितना है -19/12, तो वो +19/12 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा -2 और +19/12, और यहाँ हो जाएगा -1 +19/12, और यहाँ पे हो जाएगा 19/0। ठीक है, 0 +19/12। इसका क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर करना है। तो होल स्क्वायर जब यहाँ पे ये करोगे तो 17/12 आएगा, तो 17/12 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 5/12 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 7/12 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 19/12 का होल स्क्वायर। ओके, सो होल स्क्वायर करने के बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए, 17/12, 17 किसका स्क्वायर होता है 289, तो ये हो जाएगा आपका 289/144, ये हो जाएगा 25/144, ये हो जाएगा 49/144, और ये वैल्यू हो जाएगी 99 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 361, सो 361/144। ओके, तो ये सिंप्लीफाई किया। अभी क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं इनका px से मल्टीप्लाई करना है और एडिशन करना है। ठीक है, तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो इरेज इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा रेफरेंस के लिए रहे। तो ये हो जाएगा 289/144 इंटू इसका pxi कितना है, इसका pxi है 1/3, तो इंटू 1/3, प्लस नेक्स्ट है 25/144 इंटू इसका pxi है 1/4। ओके, क्योंकि ऑप्शंस में सभी जगह 3 ऑप्शंस में 144 नीचे है। अगर ऐसा नहीं होता ना, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 144 होता तो ये कैलकुलेशन का जरूरत नहीं होता, आप डायरेक्टली 144 वाला क्लिक लगा देते। लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, इसलिए हमें ये पूरा कैलकुलेशन करना होगा। नेक्स्ट हो जाएगा 49/144 इंटू 1/12 प्लस 361/144 इंटू 1/3। तो आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम 144 आएगा। डेसिमल में ये कुछ कैलकुलेशंस आएगी, आप चाहो तो इसको डेसिमल में कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 3×8 = 24, और ये सॉरी 3×9 = 27, और 3×6 = 18, 96.3 आएगा। यहाँ आप करोगे तो ये 6.25 आएगा, यहाँ आप करोगे तो
4.08 आएगा और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 120.3 आएगा। तो 96.3, 6.25, 4.08 और 120.3 को कैलकुलेट करते हो तो आपका कितना आता है, अराउंड 226.93 आता है। सो 227 आपका बाय 144 आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, लेट द फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिए हुए हैं, जिसमें से जो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट है जो मीन होता है वो 0 है और थर्ड सेंट्रल मोमेंट जो स्क्यूनेस होता है वो आपका 0 है। सो स्क्यूनेस 0 है मतलब आपका जो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, ना तो नेगेटिवली स्क्यूड है ना ही पॉजिटिवली स्क्यूड है। अब बचा मेसोकर्टिक या प्लेटोकर्टिक। तो जो कर्टिसिस की जो वैल्यू है मेसोकर्टिक के लिए आपको पता है कि वो 3 होनी चाहिए। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए 3 वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे 4 सेंट्रल मोमेंट से, इसमें फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो μ4/μ2 का स्क्वायर। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल कम लेस देन 3। ठीक है, तो लेस देन 3 जो प्लेटिकर्टिक होता है उसके लिए जो वैल्यू होती है वो लेस देन 3 होती है। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, with the usual notations the formula for calculating Lesper's index number। so Lesper's index number का जो सिंपल फॉर्मूला है वो PQ/PQ नीचे होता है, लेकिन मैंने ये याद करने के तरीके आपको बताए। Lesper's के लिए जो पैटर्न फॉलो होता है दैट आपको याद रखना है। बैनरी में 1,000, तो ऊपर 1, प्राइस में 1, क्वांटिटी में 0 और नीचे प्राइस और क्वांटिटी दोनों 0। तो यहाँ पे तो ये है ही नहीं और ये एडिशन वाला तो फॉर्मूला लगता ही नहीं, यहाँ पे 1100 है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला जो मेथड मेरा यूज करोगे आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। 38 है आपका, वापस मोमेंट से है। इफ द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 11 एंड ऑल इट्स रॉ मोमेंट्स आर इक्वल टू 0, देन इट्स फोर्थ रॉ मोमेंट कितना होगा। सो बेसिकली जब फोर्थ सेंट्रल मोमेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दिया हुआ है, बाकी जो रॉ मोमेंट्स है वो 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्थ मोमेंट्स है वो हमें बेसिकली कर्टिसिस बताता है, शेप बताता है। तो उसका पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हैवियर टेल्स पे है। एंड जब ऑड रॉ मोमेंट्स 0 होते हैं तो इट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्री दिखाता है, और सिमेट्री का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज बैलेंस्ड अराउंड द ओरिजिन एंड डज नॉट डिस्प्ले एनी स्क्यूनेस। तो इस केस में जो ये वाली वैल्यू होगी जो फोर्थ सेंट्रल जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, यही सेम वैल्यू आपकी रॉ मोमेंट की भी होगी। सो दैट इज बाय 11 इज द करेक्ट आंसर। सो ये थ्योरी बेस्ड आपका ये कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन। मैंने टेबल बनाया हुआ है नोट्स में रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डिस्पर्जन का, तो उसको देख के ही आपने पढ़ा होगा, तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो 40 है आपका कि लेट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x के लिए एक पीडीएफ दिया है फॉर सम थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो मोड क्या होगा। तो जो मोड होता है किसी भी डेंसिटी फंक्शन के लिए, वो मोड कैलकुलेट करते हैं, वो मोड होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए जहां पर जो पीडीएफ दिया हुआ है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचे। तो इस केस में यहाँ पर जो थीटा है, थीटा ही मोड होगा, ताकि अगर थीटा ज्यादा वैल्यू होगी तो ये जो पीडीएफ है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। सो थीटा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 है आपका, द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट of the rate parameter of exponential population based on the sample दिया हुआ है 1 3 1 8 2 8 3 8 2 13 is। so MLE का जो एक फॉर्मूला डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैंने नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता देती हूँ कि जो ये जो रीअरेंज करने के बाद इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है लैम्डा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो दैट इज लैम्डा ऑफ लैम्डा कैप इज इक्वल टू n अपॉन समेशन ऑफ xi। तो n जो यहाँ पर है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 अपॉन समेशन ऑफ xi जो भी आपको सैंपल दिया हुआ है इसका एडिशन कर लीजिए। 1 + 3 4 4 + 1 5 5 + 8 13 13 + 2 15 15 + 8 23 23 + 3
26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 2 36 और 36 प्लस 13 आपका हो जाएगा 49। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिवीजन करेंगे तो इट विल कम अप्रोक्सीमेटली 0.204। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। Coming to the question number 42. The mean absolute deviation is 0 when deviation 0 कब होता है, जब सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल होते हैं। तो वो मीन में से जब आप x का सब्ट्रैक्ट करते हो तो टोटल आपका जो डेविएशन हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होता है वो फास्ट मेथड होता है, दैट इज करेक्ट, इजी होता है कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एंड इसका सब्जेक्टिव अप्रोच होता है सैंपल को सेलेक्ट करने का, बट इट इज एक्सपेंसिव, ये नहीं है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है वो जनरली एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, लेट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x गिवन बाय px आपको दिया हुआ है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 2 इज इक्वल टू, इस रेंज के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा। सो हमें दिया है x की वैल्यू 0.5 के लिए, 1 के लिए, तो 10 का तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 तक ही दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा वैल्यूज का जिस रेंज के लिए हमें दिया है, p ऑफ 0.5 प्लस p ऑफ 1। ओके, तो 0.5 के लिए वैल्यू है 18/38 एंड 1 के लिए है अगेन 18/38। तो एडिशन करोगे 38 एलसीएम आएगा आपका, हो जाएगा 18 प्लस 18 36। तो इसको 2 से आप काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 8 16 और ये 19, तो 18/19 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है, लेट x बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ a कैलकुलेट करना है। सो एज वी नो जो pdf का जो फंक्शन होता है दैट इज f of x dx इक्वल्स टू 1। सो हमें बस कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है, जो रेंज दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया है उसके हिसाब से। सो 0 से 1 x ax है, 1 से 2 दिया हुआ है a dx, आप dx लगेगा यहाँ पर, प्लस ये हो जाएगा 2 to 3 माइनस ए एक्स प्लस 3a, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 1, ये हो जाएगा ए एक्स 1 से 2 प्लस ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3ax 2 to 3। ओके, तो ये हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर a बाई 2, यहाँ पे ये हो जाएगा 2a माइनस a, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 9/2a, यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 9a प्लस के 2a और माइनस के 6a। माइनस लोअर लिमिट होगा, ये माइनस है इसलिए डायरेक्टली वहां पर प्लस हो गया है, इक्वल्स टू 1। तो सॉल्व करेंगे a बाई 2, ये हो जाएगा माइनस के 9a/2, ये a जाएगा यहाँ से a प्लस में, तो प्लस के 9 और 2 11 और 1 12 में से 6 गए तो प्लस के 6a इक्वल्स टू 1। सो सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2। तो इस पर बेस्ड आपका ये पूरा क्वेश्चन होना था। आगे है क्वेश्चन नंबर 46। सो 46 है आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला है, नोट्स में लिखा हुआ है, रॉ मोमेंट और सेंट्रल मोमेंट के रेस्पेक्ट में जो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन 1 है इसका करेक्ट आंसर। 47 है, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है इज 6 देन x कैन नॉट बी इक्वल टू। काफी स्मार्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये इन टाइप के क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ये डिसाइड करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। इसमें किसी भी नोट्स का या कुछ का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा है, जितना डिटेल में जहां से भी पढ़ा है वो कितना डीप है। तो इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये x है, ठीक है, तो जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहला हमारा स्टेप, मैंने हमेशा आपको नोट्स में बता दी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें डेटा को लिखना है। तो यहाँ पे भी इसने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है, तभी इसने कैलकुलेट करके बताया है कि वो वैल्यू है वो 6 है। तो x जो है असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखते हैं तो 2 3 5 6 के बाद 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, क्योंकि 6 से बड़े होंगे, छोटा नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ R12, R13 एंड R23 दिया हुआ है तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मल्टीपल कोरिलेशन में इसमें दो चीजें याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट यू नीड टू नो द फॉर्मूला, जो कि है R23 माइनस R21 R31 अपॉन अंडर रूट ऑफ
1 माइनस R21 का स्क्वायर 1 माइनस R31 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला पता है, लेकिन आप देखोगे कि यार यहाँ पर तो मुझे 21 और 131 है फॉर्मूले में, बट वैल्यूज हमें 212 और 13 की दिया हुआ है। सो मल्टीपल कोरिलेशन बेसिकली क्या होता है, वो लीनियर रिलेशनशिप शो करता है। तो उस केस में R12 इक्वल्स टू R21 इक्वल्स टू 0.7 हो जाएगा। सिमिलरली R13 विल बी इक्वल टू R31 इक्वल्स टू 0.72 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको ये वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। लास्ट में 0.016 अपॉन 0.49 आएगा, उससे आपका ये ऑप्शन 4 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सो 49 डायरेक्टली आपको ये पता होना चाहिए। सो नॉर्मल अंडर नॉर्मल जो कर्व्स के उसमें होता है मीन प्लस 2 माइनस सिग्मा, तो दैट इज 95.45% एरिया होता है। इसमें अलग अलग एरिया के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से, जैसे 68% भी है, 80% भी है, उनकी अलग अलग ये वैल्यूज दी हुई होती हैं। सो 449 इट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50 है, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इज यूज्ड ऑन टाइम सीरीज डेटा फॉर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्रेंड ऑब्टेनिंग द ट्रेंड इक्वेशन की कैलकुलेट करने के लिए, ट्रेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए वी यूज दिस मेथड इन टाइम सीरीज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। सो नेक्स्ट जो है हम 51 से देखेंगे। सो तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।